नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे हैं मैं पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। हम लोग सार्थक पहल के माध्यम से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, साक्षात्कार, यूजीसी नेट, संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1-2 एवं ऐसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हमारा जो उद्देश्य रहता है वो सिलेबस के अनुसार कंटिन्यू जो है एक के बाद एक वीडियो उपलब्ध कराना। अभी हम इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे और मुगल साम्राज्य में हमने विभिन्न बादशाहों का शासनकाल, मुगलों की स्थापत्य कला, मुगलों की चित्रकला, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, ये सब हमने पढ़ा है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल कालीन शिक्षा एवं साहित्य। मुगल कालीन साहित्य बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है हमारा, तो आप लोगों से विशेष अनुरोध रहेगा मेरा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। जब हम पूरा वीडियो देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा। यदि 2-4-5 मिनट के लिए भी हम आगे बढ़ाते हैं तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें छूट जाएगी जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है। हमारी एक जो सिग्नेचर लाइन होती है, सिर्फ काम की बात, नो बकवास। तो हमारा जो वीडियो होता है उसमें अनर्गल या हमारे चैनल का प्रचार प्रसार बिल्कुल ना करके हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो बिल्कुल हमारा वीडियो देखते रहिए और सार्थक पहल के साथ बने रहिए। हम बात कर रहे हैं मुगल कालीन साहित्य। मुगल कालीन साहित्य, मुगल कालीन साहित्य, मुगल कालीन साहित्य। और मुगल कालीन जो साहित्य है इसको हम बांटेंगे 4 भागों में। मुगल कालीन साहित्य इसे हम 4 भागों में देखेंगे। नंबर 1 फारसी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, फारसी। नंबर 2 पे देखेंगे हिंदी, ये 2 महत्वपूर्ण। फिर संस्कृत और अंत में हम देखेंगे उर्दू। मुगलों की जो प्रशासनिक भाषा हुआ करती थी वो होती थी फारसी। मुगलों की प्रशासनिक भाषा होती थी फारसी। अभी तक हमने देखा कि जो हुमायूं है वो ज्योतिष विज्ञान में विशेष रुचि लेता है, ज्योतिष शास्त्र में विशेष रुचि लेता था। उसी प्रकार शाहजहां का काल जो है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर का जो काल था वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, चित्रकला का स्वर्ण काल उसे कहा गया। इसी प्रकार हम अकबर के साहित्य की बात करें, अकबर के काल की बात करें तो ये कहलाता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। अकबर का जो काल होगा वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल इसे कहा गया है। एक से एक रचनाएं जो है मुगल काल में देखने को मिलेगी। संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद देखने को मिलेगा, तो बड़ा महत्वपूर्ण हम देखेंगे। तो मुगल काल में शिक्षा का अत्यधिक, पहले हम थोड़ा सा जो है शिक्षा के विषय में देखेंगे। मुगल काल में शिक्षा, तो मुगल काल में शिक्षा के अत्यधिक प्रचार हेतु मठों, संतों, विद्वानों, क्या मठों, संतों व विद्वानों को भूमि दान में दी गई, भूमि दान में दी गई। चाहे वो उर्दू भाषा की शिक्षा हो, फारसी भाषा की हो या फिर हिंदी भाषा की शिक्षा हो। जैसे हम सम्राट अकबर की बात करें, सम्राट अकबर की बात करें तो उसके द्वारा फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी व आगरा में कॉलेज की स्थापना की गई। आगरा कॉलेज, फतेहपुर में तो स्कूलों की बात की है लेकिन आगरा में कॉलेज की उन्होंने स्थापना करवाई थी। मुगल काल
मुगल काल में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान जो देखने को मिलता है, सर्वाधिक योगदान वो है दारा शिकोह, जो बादशाह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र था, और शाहजहां द्वारा इसे शाहजहां द्वारा इसे शाह बुलंद इकबाल, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि इसे दी गई थी। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि इसे दी गई थी। और महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था। शिक्षा जो है मदरसों में दी जाती थी, मदरसों में शिक्षा दी जाती थी। इन्हीं के समय में क्या हुआ कि अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये सब भारत में आए थे मुगलों के समय में। तो जो मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति है, जो इंग्लिश वाली जो शिक्षा पद्धति है, पब्लिक स्कूल वाली जो शिक्षा पद्धति है, वो भी मुगलों के शासनकाल में प्रारंभिक अवस्था में शुरू हो गई थी। विभिन्न जो ईसाई मिशनरियां थी, वो शिक्षा के लिए काम करना शुरू कर चुके थे। तो शिक्षा के विषय में हमने थोड़ा सा पढ़ा, और अब हम बात करते हैं मुगल कालीन साहित्य। मुगल कालीन साहित्य, और मुगल कालीन साहित्य में सबसे पहले हमने लिया है फारसी, फारसी साहित्य, जो कि मुगल काल की प्रशासन की भाषा हुआ करती थी। तो फारसी, और हम एक एक बादशाह के समय की हम रचनाओं की बात करेंगे, और बड़ी उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन बनेंगे ही। तो बाबर के समय की रचनाएं देखें, तो बाबर ने एक रचना लिखी है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, या जिसे बाबरनामा भी कहते हैं, तुजुक ए बाबरी। ये बाबर ने स्वयं लिखी है, और वो लिखी है तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी हुई है। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा इसका फारसी में अनुवाद किया गया, फारसी में अनुवाद किया गया। यदि यही क्वेश्चन आ जाए, तुजुक-ए बाबरी फारसी भाषा में किसने लिखा? ऑप्शन में बाबर भी दिया रहेगा और हम वहीं पर फंस सकते हैं। तो फारसी भाषा में किसने? अब्दुल रहीम खान खाना। बाबर जो है दीवान, ये क्वेश्चन भी आता है, दीवान के उपनाम, उपनाम से कविताएं लिखा करता था। बाबर जो है दीवान उपनाम से कविताएं लिखा करता था। कविता संग्रह जो है वो दीवान के नाम से है। और मुबैयान, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या? मुबैयान, मुबैयान, मुबैयान नामक काव्य शैली, मुबैयान नामक काव्य शैली की शुरुआत की गई इसके द्वारा। मुबैयान नामक काव्य शैली की शुरुआत बाबर के द्वारा की गई। क्लियर है? तुजुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में, दीवान जो इनका कविता संग्रह है, और मुबैयान नामक काव्य शैली की शुरुआत। अब हम मुगल बादशाह हुमायूं की बात करते हैं। मुगल बादशाह हुमायूं, जिसने 1530 से लेकर 1540 तक और 1556 में उसने शासन किया था। तो हम हुमायूं की बात करते हैं, तो सबसे पहली रचना इनके समय की है हुमायूंनामा, हुमायूंनामा, जो गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी।
गुलबदन बेगम, जो इनकी बहन थी, उनके द्वारा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। और इसी के इसमें जो है दो जानकारी मिलती है, एक बाबर के विषय में और दूसरा हुमायूं के विषय में इसमें जानकारी मिलती है। और यदि रचना देखें तो तारीख ए रसीदी, तारीख ए रशीदी एक बुक हुमायूं के काल की जो मिलती है, तारीख ए रशीदी, और है कानून ए हुमायूनी, तो जो तारीख ए रसीदी है मिर्जा हैदर की रचना, मिर्जा हैदर ने लिखा है, इसे मिर्जा हैदर ने लिखा है। तो वही कानून ए हुमायूनी जो है ये खोंद मीर, तो तीन रचनाएं हमने हुमायूं के समय की देखी। हुमायूं नामा जो गुलबदन बेगम ने लिखा है, जो हुमायूं की बहन हुआ करती थी, तारीख ए रशीदी जो मिर्जा हैदर ने लिखा है, और कानून ए हुमायूनी जो कि खोंद मीर के द्वारा लिखा गया है, अब हम बात करते हैं अकबर, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। खुद तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा था और शिक्षा के लिए, साहित्य के लिए बहुत अधिक ये समर्पित थे। तो फारसी साहित्य में हम रचनाएं देखेंगे तो सबसे पहली रचना देखते हैं हम फारसी साहित्य में अकबरनामा। सबने नाम सुना होगा अकबरनामा। ये 3 पार्ट में अकबरनामा के 3 पार्ट, अकबरनामा के 3 पार्ट हैं। और ये अबुल फजल किसने लिखा है? अबुल फजल, और जो अंतिम पार्ट लिखा है वो उसमें सहयोग किया है फैजी ने। अबुल फजल और फैजी के द्वारा इसमें लिखा हुआ है। और ये पहले पार्ट में 30 वर्ष तक, अगला पार्ट 45 वर्ष तक, और उसका जो अगला पार्ट है उसमें मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था। तो ऐसे 3 पार्ट में बटा हुआ है। लिखा किसने? अकबरनामा, अबुल फजल, और आखिरी जो पार्ट है वो फैजी ने लिखा हुआ है। और तीसरा जो पार्ट है इसका वो कहलाता है आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी, जिसमें कि प्रशासनिक व्यवस्था है। तो ये अकबरनामा का ही पार्ट है। तो देखो हम अगली रचना देखेंगे, जैसे आइन अकबरी जो है ये अकबरनामा का ही पार्ट है और ये प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। उसके बाद मुंतखाब उल तवारिक जो बदायूनी ने लिखा है और इसमें अकबर की नीतियों की आलोचना भी की गई है। उसी प्रकार तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। उसी प्रकार देखिए नफाइस उल मासिर मीर अलाउद्दीन कजनवी के द्वारा लिखा गया है। इसी में एक देखिए तारीख ए अल्फी, सेल्फी नहीं, अल्फी, तारीख ए अल्फी, और ये लिखा है मुल्ला दाऊद के द्वारा। मुल्ला दाऊद इस्लाम के 1000 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने एक रचना लिखी थी तारीख ए अल्फी, और इसके रचनाकार थे मुल्ला दाऊद। इसी के समय में कुछ जो बादशाह अकबर है उसी के समय में जो है कुछ रचनाओं का जो है फारसी भाषा में भी अनुवाद किया गया। जो संस्कृत की थी,
हिंदी की थी, ऐसी जो रचनाएं थी उसका फारसी भाषा में भी अनुवाद किया गया। तो उसमें एक देखें तो यह हम पहले पढ़ चुके हैं, अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा जो है तुजुक ए बाबरी का जो तुर्की भाषा में लिखा हुआ था उसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। लेकिन हमने बाबर के साथ लिखवाया, इसका मतलब ये नहीं कि बाबर के समय में उसका फारसी अनुवाद हुआ था, उसका अनुवाद अकबर के समय में ही हुआ था और अकबर द्वारा ही अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई थी। आगे देखते हैं रज़्मनामा। रज़्मनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद, महाभारत का फारसी अनुवाद। रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, फारसी अनुवाद। और इसी के साथ में हम देखेंगे पंचतंत्र। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो है वो अबुल फजल के द्वारा किया गया था। अब जो रज़्मनामा है, जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, ये किसने किया था? बदायूनी, नकीब खान और अब्दुल कादिर। किसके द्वारा? बदायूनी, नकीब खान और अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर, ये तीन लोगों ने मिलकर महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया और उसका नाम रखा गया रज़्मनामा। उसी प्रकार दो महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत के, रामायण और सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी, इन दोनों ग्रंथों का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया था और वो किया था बदायूनी के द्वारा, बदायूनी के द्वारा। रामायण और सिंहासन बत्तीसी का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। अथर्ववेद, अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया सरहिंदी के द्वारा, सरहिंदी के द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। अब हम बात करते हैं भागवत पुराण। भागवत पुराण का राजा टोडरमल द्वारा, भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किया राजा टोडरमल द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। सीधा सा प्रश्न था, इतनी सारी रचनाएं जो है अकबर के समय में हुई है, मतलब कुछ मौलिक रचनाएं भी हुई है तो कहीं पर अनुवाद भी हुआ है। संस्कृत के जो ग्रंथ थे, प्राचीन ग्रंथ थे, उनका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। लीलावती, नल दमयंती, लीलावती और कौन सा? नल दमयंती, ये जो ग्रंथ है इसका फारसी में अनुवाद किया गया फैजी के द्वारा, फारसी में अनुवाद किया गया फैजी के द्वारा। तो प्रश्न उठता है, क्या अकबर का कोई राजकवि भी हुआ करता था? तो सीधा सा उत्तर है, अकबर का राजकवि कौन था? फैजी। अकबर का राजकवि कौन? फैजी। अकबर का राजकवि फैजी। अब इसके बाद देखेंगे हम जहांगीर, हुमायूं और अकबर के समय, सॉरी औरंगजेब के समय की गई फारसी भाषा की रचना। तो अकबर के बाद देखेंगे हम जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद देखेंगे हम औरंगजेब। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जहांगीर का जो काल है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। शाहजहां का जो काल है वो स्थापत्य कला के लिए
प्रसिद्ध है। और उसी प्रकार अकबर का जो, औरंगजेब का जो काल है वो किसी कलाओं के लिए प्रसिद्ध नहीं है। उसने सभी प्रकार की कलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो हम बात करेंगे अब जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर के समय की रचनाएं। तो मुगल बादशाह जहांगीर के समय एक रचना है तुजुक, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, जो कि उसकी आत्मकथा थी। आत्मकथा शासन के 16वें वर्ष में। कुछ लोग इतने भी कमजोर होंगे, बोलेंगे यार ये आत्मकथा किसने लिखी होगी? तो आत्मकथा स्वयं ही लिखते हैं। तो ये जहांगीर के द्वारा लिखी गई उसकी खुद की आत्मकथा है और शासन के कौन से वर्ष में? 16वें वर्ष में लिखा गया था। दूसरा है इकबाल नामा ए जहांगीरी, इकबाल नामा ए जहांगीरी, इकबाल नामा ए जहांगीरी, इकबाल नामा ए जहांगीरी, ये लिखा है मोतीमिंद खान। किसके द्वारा? मोतीमिंद खान के द्वारा। तो हमने जहांगीर के समय की दो रचनाएं पढ़ी जो कि फारसी भाषा में हुई है। वो एक है तुजुक ए जहांगीर जो कि स्वयं जहांगीर के द्वारा लिखी गई उसकी आत्मकथा है शासन के 16वें वर्ष में, और दूसरी रचना है इकबाल नामा ए जहांगीर जो कि मोतीमिंद खान के द्वारा लिखी गई है। अब हम पढ़ेंगे शाहजहां के समय की रचनाएं। मुगल बादशाह शाहजहां के समय में कौन कौन सी रचनाएं हुई है? तो सबसे पहली रचना है इनके समय की पादशाह नामा, पादशाह नामा, पादशाह नामा। ये लिखा है अब्दुल हामिद लाहौरी, अब्दुल हामिद लाहौरी, पादशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी। ये जहांगीर से लेकर शाहजहां के समय तक 50 वर्षों का इतिहास इसमें है। जहांगीर से लेकर शाहजहां के समय तक का 50 वर्षों का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। दूसरी जो रचना है वो है शाहजहां नामा, शाहजहां नामा, शाहजहां नामा। ये भी शाहजहां के समय की रचना है और इसे लिखा है इनायत खान, इनायत खान। शाहजहां नामा किसने लिखा? इनायत खान। अगली जो रचना है वो है आलमगीर नामा, आलमगीर नामा, आलमगीर नामा। आलमगीर नामा है काजिम शिराजी द्वारा लिखा गया है, काजिम शिराजी, काजिम शिराजी, काजिम शिराजी। तारीख ए शाहजहानी, तारीख ए शाहजहानी, तारीख ए शाहजहानी। ये लिखा है सादिक खान, सादिक खान। तो हमने ये शाहजहां के समय की रचनाएं पढ़ी। पादशाह नामा जो अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा है, शाहजहां नामा जो इनायत खान द्वारा लिखा है, आलमगीर नामा काजिम शिराजी के द्वारा लिखा गया, तारीख ए शाहजहानी ये सादिक खान के द्वारा लिखा गया है। लेकिन हम देखते हैं दारा शिको, दारा शिको, शाह बुलंद इकबाल जो कि शाहजहां का ही पुत्र था, और इनके द्वारा एक रचना लिखी है मजमउल बहरीन, मजमउल बहरीन, मजमउल बहरीन, मजमउल बहरीन। इसी प्रकार अब हम देखेंगे औरंगजेब के समय की रचना है। औरंगजेब, औरंगजेब अंतिम मुगल बादशाह भी हम इसे कहते हैं, जिसने कि साहित्य लेखन पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। सभी प्रकार की ललित कलाओं पर प्रतिबंध लगाया। तो
उसके साथ साथ साहित्य लेखन, इतिहास लेखन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। फिर भी उसके समय में कुछ रचनाएं जो है वो चोरी छुपे लिखी गई थी। कुछ, एक तो उसकी स्वयं की है फतवा-ए आलमगीरी, फतवा-ए आलमगीरी, फतवा-ए आलमगीरी, ये औरंगजेब द्वारा लिखा गया है। औरंगजेब, इस्लामिक कानूनों का संग्रह, इस्लामिक कानूनों का संग्रह, फतवा-ए आलमगीर किसके द्वारा लिखा गया है? औरंगजेब के द्वारा। एक खफी खान उसके दरबार में हुआ करते थे, खफी खान, और इन्होंने दो जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वो लिखे हैं, और वो है छुप छुप के लिखे थे खफी खान के द्वारा। मुंतखाब उल तवारीख, मुंतखाब उल तवारीख, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मुंतखाब उल तवारीख, खफी खान ने लिखा है मुंतखाब उल तवारीख, और एक लिखा है खुलासात उल तवारीफ, खुलासात उल तवारीख। ये दोनों रचनाएं जो है वो औरंगजेब के समय में लिखा है। किसके द्वारा लिखा है? खफी खान के द्वारा, खफी खान के द्वारा। इसके बाद में एक और बुक लिखी है, और वो है भीमसेन बुरहानपुरी द्वारा, भीमसेन बुरहानपुरी, भीमसेन बुरहानपुरी द्वारा एक रचना लिखी है, और उसका नाम है नक्श ए दिलकुशा, नक्श ए दिलकुशा, नक्श ए दिलकुशा, भीमसेन बुरहानपुरी, भीमसेन बुरहानपुरी। फिर ईश्वरदास रोहानी, ईश्वरदास रोहानी, ईश्वरदास रोहानी द्वारा एक रचना इनके समय लिखी गई है, और उसका नाम है फुतुहात ए आलमगीरी, फुतुहात ए आलमगीरी, फुतुहात ए आलमगीरी। तो औरंगजेब के समय की रचना है फतवा-ए आलमगीरी, स्वयं औरंगजेब ने लिखा है, इस्लामिक कानूनों का संग्रह है। इनका दरबारी इतिहासकार खफी खान, जिन्होंने छुप छुप कर औरंगजेब का इतिहास लिखा है, तो मुंतखाब उल तवारीख और खुलासात उल तवारीख। इसी प्रकार भीमसेन बुरहानपुरी द्वारा नक्श ए दिलकुशा, और ईश्वरदास रोहानी इसने बाद में लिखा हुआ है औरंगजेब के विषय में, और उस बुक का नाम है फतुहात ए आलमगीरी, फतुहात ए आलमगीरी। एक है साकी मुस्तैद खान, साकी मुस्तैद खान, साकी मुस्तैद खान, और इनके द्वारा लिखा है मासिर ए आलमगीरी, मासिर ए आलमगीरी, मासिर ए आलमगीरी। तो हमने क्या देखा कि जहांगीर के समय तुजू की जहांगीरी आत्मकथा स्वयं ने लिखी, और इकबालनामा जहांगीरी मोतीमीर खान के द्वारा लिखा गया। शाहजहां के समय देखें तो पादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा, शाहजहां नामा इनायत खान द्वारा लिखा, आलमगीर नामा काजिम शिराजी के द्वारा, और तारीख शाहजहानी सादिक खान के द्वारा लिखा गया। और इसी के समय दारा शिको द्वारा मजमउल बहरीन, मजमउल बहरीन, और सिर्र ए अकबर, सिर्र ए अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो दारा शिको की दो रचनाएं, सिर्र ए अकबर और मजमउल बहरीन। इसी प्रकार औरंगजेब के समय में देखें तो फतवा-ए आलमगीरी औरंगजेब के द्वारा लिखा गया, खफी खान की दो रचनाएं मुंतखाब उल तवारीख, खुलासा उल तवारीख, भीमसेन बुरहानपुरी की नक्श ए दिलकुशा, ईश्वरदास रोहानी का फुतुहात ए आलमगीरी, और साकी मुस्तैद खान द्वारा मासिर ए आलमगीरी,
मासिर ए आलमगीर। अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य। हिंदी भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी भाषा का स्वर्ण काल जो है मुगल काल के अकबर के काल को कहा जाता है। तो हिंदी भाषा की रचनाएं यदि हम देखें तो 16वीं शताब्दी, 16वीं 17वीं शताब्दी का काल, 16वीं 17वीं शताब्दी का काल हिंदुस्तानी साहित्य का, हिंदुस्तानी साहित्य का स्वर्ण काल, इसे हिंदुस्तानी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर, बादशाह अकबर, बादशाह अकबर द्वारा हिंदी भाषा का संरक्षण, हिंदी भाषा को संरक्षण दिया था बादशाह अकबर द्वारा। अब इसी के समय देखिए बीरबल, जो कि हिंदी में बीरबल, हिंदी की संगीत साहित्य वाली बात कर रहे हैं। तो बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी गई थी। बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अकबर द्वारा कवि प्रिय की उपाधि किसको दी गई? बीरबल को दी गई थी। उसी प्रकार नरहरि, नरहरि एक कवि थे, अकबर के समय में थे, और इसे महापात्र की उपाधि दी थी। महापात्र की उपाधि अकबर द्वारा दी गई। तो हिंदी भाषा का संरक्षण किया गया, बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी और नरहरि को महापात्र की उपाधि दी गई। मानसिंह, जो कि अकबर का सेनापति हुआ करता था, मानसिंह स्वयं एक पद्य लेखक था, कविता लिखता था मानसिंह। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना दोहे लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। दोहे लिखने के लिए प्रसिद्ध, जैसे हिंदी का एक दोहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उब रहे मोती मानस चून। ये इसी रहीम के द्वारा लिखा गया है। रहीम की साखियां, रहीम के दोहे हम पहले से जो है 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में भी इनके दोहे पढ़ते आए हैं। तो अब्दुल रहीम खान खाना, इन्हें दोहे लिखने के लिए ये प्रसिद्ध थे। जो रसखान और तुलसीदास, रसखान और तुलसीदास द्वारा कृष्ण एवं श्री राम की भक्ति से संबंधित कविताएं लिखी गई इनके द्वारा। किसके? रसखान द्वारा श्री कृष्ण भक्ति संबंधित और तुलसीदास द्वारा भगवान श्री राम से संबंधित कविताएं लिखी गई। अब देखिए जैसे रामचरितमानस, रामचरितमानस ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस तुलसीदास। फिर उसी प्रकार रामचंद्रिका, ये क्वेश्चन बनता है। रामचंद्रिका किसके द्वारा लिखा गया है? केशवदास। रामचंद्रिका जो है केशवदास के द्वारा लिखा गया है। वही हम बात करते हैं पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी अवधी भाषा में लिखा हुआ है। तो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा, रामचंद्रिका केशवदास द्वारा, पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा।
इसी प्रकार शाहजहां के समय में पंडित जगन्नाथ, कौन? पंडित जगन्नाथ, ये शाहजहां के समय के हैं। शाहजहां के समय में पंडित जगन्नाथ, शाहजहां के समय में पंडित जगन्नाथ, और इनके द्वारा जो है गंगा लहरी, कौन सी? गंगा लहरी, ये शाहजहां के राजकवि थे। जो पंडित जगन्नाथ है शाहजहां के राजकवि थे, और इनके द्वारा गंगा लहरी नामक रचना लिखी गई। इसी प्रकार महेश ठाकुर, ये नाम भी याद रखना है, क्योंकि महेश ठाकुर के द्वारा अकबर कालीन इतिहास हिंदी में लिखा गया है। अकबर कालीन इतिहास लिखा गया है, किसके द्वारा? महेश ठाकुर के द्वारा। कश्मीर के मोहम्मद हुसैन, यहां लिखेंगे आप, कश्मीर के मोहम्मद हुसैन, कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। जरी कलम की उपाधि दी गई। तो कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई। तो हमने देखा हिंदी साहित्य की कितनी उन्नति हुई है। तो 16वीं 17वीं शताब्दी का काल हिंदुस्तानी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। बादशाह अकबर द्वारा हिंदी भाषा को संरक्षण दिया गया। बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि, नरहरि को महापात्र की उपाधि, और कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि इनके द्वारा दी गई। नरहरि को महापात्र की उपाधि दी गई थी। मानसिंह स्वयं एक अच्छा पद्य लेखक था जो अकबर का सेनापति हुआ करता था। अब्दुल रहीम खान खाना जो कि बैरम खान का पुत्र था, और अकबर ने इसे अपना पुत्र माना, उसे खान खाना की उपाधि दी, जो कि दोहे लिखने के लिए प्रसिद्ध था। इसी प्रकार रसखान, तुलसीदास, सूरदास जैसे कवि हुए, इन्होंने कृष्ण और श्री राम की भक्ति से संबंधित कविताएं लिखी। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, रामचंद्रिका केशवदास के द्वारा लिखा गया, पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया, गंगा लहरी जो है शाहजहां के समय में लिखा गया पंडित जगन्नाथ जो शाहजहां का राजकवि हुआ करता था। इसी प्रकार अकबर कालीन इतिहास जो है महेश ठाकुर के द्वारा लिखा गया। अब हम थोड़ा सा उर्दू को जाने, जो मुगल काल में उर्दू को बोला जाता है, उर्दू का जो जन्म हुआ है फारसी भाषा से हुआ है। उर्दू का जन्म फारसी भाषा से, उर्दू का जो जन्म हुआ है फारसी भाषा से हुआ है। हिंदी, फारसी और अरबी का मिश्रण। क्या है? हिंदी, फारसी व अरबी का मिश्रण, ये तीन भाषाओं के मिश्रण से उर्दू बनी है, और इसे अमीर खुसरो द्वारा जबान हिंदवी कहा गया। अमीर खुसरो द्वारा जबान ए हिंदवी कहा गया था। जबान ए हिंदवी कहा गया था। उर्दू भाषा का एक प्रसिद्ध कवि, क्या नाम है इसका? गालिब। उर्दू भाषा का प्रसिद्ध शायर, कवि गालिब, जिसे उर्दू का सूर व तुलसी कहा जाता है। गालिब को क्या कहते हैं? उर्दू का सूरदास व तुलसीदास। गालिब को उर्दू का सूरदास व तुलसीदास कहा जाता है। तो इस तरीके से आज हमने देखा मुगल कालीन साहित्य। सबसे अधिक रचनाएं जो हुई है फारसी में हुई है। संस्कृत के ग्रंथ थे, इनका भी अनुवाद उन्होंने फारसी भाषा में किया गया है। महाभारत, रामायण, सिंहासन बत्तीसी, पंचतंत्र, ये सभी जो संस्कृत की रचनाएं थी, इनका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। इसी प्रकार कुछ हिंदी भाषा में भी रचनाएं हुई है। हिंदी या जो भारतीय भाषा है उसमें भी रचना हुई है।
उर्दू का जन्म हुआ, जिसका जन्म फारसी भाषा में हुआ, जबान-ए-हिंद भी कहा गया। अमीर खुसरो ने उर्दू भाषा में दोहे, उर्दू भाषा में रचनाएं की, दोहे वगैरह हिंदी में उर्दू में भी लिखे हैं। उर्दू का प्रमुख कवि गालिब के बारे में पढ़ा, जिसे कि उर्दू का सूरदास तुलसीदास कहा जाता है। मित्रों, हमारे साथ में बने रहिए, सार्थक पहल का एक हिस्सा बनिए। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो मुगल कालीन संगीत कला से होगा। तो बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि अगला वीडियो जो है समय पर आप लोगों को प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।